ओके, अब देखो आईएमएफ स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना सबको बढ़िया? यस मैम। ओके, अब देखो डब्ल्यूटीओ हमारा कब बना था? डब्ल्यूटीओ जो है वो हमारा बना था 1995 में, ठीक है? अब ये जो आईएमएफ वाला आपका ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये आपका कब बनता है? ये आपका बनता है 1945 में। जैसे ही आपकी कौन-सी वॉर एंड होती है? वर्ल्ड वॉर 2 आपकी एंड होती है, तब आपका ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये यहाँ पे एग्ज़िस्टेंस में आता है। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है और इसको यहाँ पे सेटअप करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? देखो, यहाँ पे क्या होता है कि आपकी वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, ठीक है? अब वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पे जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में ही 1944 की बात करते हैं, ठीक है? तो एक जगह होती है उसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स, ठीक है? ब्रेटन वुड्स करके जगह होती है यूएसए में, ठीक है? न्यू हैम्पशायर करके एक वहाँ पे स्टेट है, वहाँ पे ब्रेटन वुड्स करके एक जगह होती है। तो वहाँ पे ये लोग जितने भी यहाँ पे ग्लोबल लीडर्स होते हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं और ये इन लोग को यहाँ पे रियलाइज़ेशन होता है कि हमें एक यहाँ पे मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, जो कि पूरा यहाँ पे पूरी वर्ल्ड में जितना यहाँ पे करेंसी में ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, उसको यहाँ पे रेगुलेट कर पाए या उसको यहाँ पे नज़र में रख पाए। ठीक है? तो ये एक तरीके का यहाँ पे अवेयरनेस आता है 1944 में ये लोग आपस में मिलते हैं। कहाँ में मिलते हैं? ब्रेटन वुड्स में मिलते हैं और वहाँ पे एक आइडिया आता है कि ठीक है आईएमएफ की स्थापना जो है यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है? अब देखो यहाँ पे आईएमएफ की अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ठीक है? अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होगा? थोड़ा-सा शांति और ट्रेड व्यापार ये सब करा जाएगा। ट्रेड व्यापार आप जब करोगे तब क्या होगा? आपको यहाँ पे एक करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? आप इंटरनेशनल करेंसी में यहाँ पे ट्रेड करोगे, डॉलर में ट्रेड करोगे, यूरो में ट्रेड करोगे, ठीक है? पाउंड में ट्रेड करोगे, तो यहाँ पे इंटरनेशनल करेंसीज़ में आप ट्रेड करोगे। ठीक है? तो अब यहाँ पे इनको कुछ भी आप सामान यहाँ पे ए कंट्री से बी कंट्री में यहाँ पे खरीदोगे, आपको क्या चाहिए? ये मुद्रा चाहिए, विदेशी मुद्रा आपको चाहिए ताकि आप ये यहाँ पे खरीद पाओ। लेकिन इस विदेशी मुद्रा को यहाँ पे ये पेमेंट सिस्टम पूरा सेटलमेंट एक ज़रूरत पड़ेगी कि ठीक है, ए ने यहाँ पे कुछ इम्पोर्ट किया और बी को यहाँ पे पैसा दिया। तो यहाँ पे कोई सेटलमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, कोई पेमेंट सेटलमेंट यहाँ पे आपको नीड जागेगी कि ठीक है, ट्रेड के लिए आपको एक यहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस कहीं न कहीं यहाँ पे रिकॉर्ड होने चाहिए, करेंसी किस तरीके से यहाँ पे फ्लो कर रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी करेंसी जो है उसके अंदर आप पेमेंट कर दो। तो एक इंटरनेशनल रेगुलेशन इसके अंडर आपको यहाँ पे चाहिए था, ठीक है? जो ट्रांज़ैक्शंस को यहाँ पे गवर्न करे और एक पॉलिसी यहाँ पे फॉर्मुलेट करी जाए, ठीक है? अब दूसरा आप क्या करोगे? आप यहाँ पे क्यों यहाँ पे डॉलर में ट्रेड करोगे और क्यों यहाँ पे आप ईरान के करेंसी में यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे या पाकिस्तान की करेंसी में आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे? इसकी जो करेंसी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो उसके लिए आपको रूल्स फॉर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है? और दूसरा आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इन जो करेंसीज़ में ट्रेड हो रही है, जैसे कि सबसे ज़्यादा डॉलर में ही ट्रेड होगी, तो ये जो करेंसीज़ होनी चाहिए, इनको आपको क्या ज़रूरत है? इनको स्टेबल रहने की ज़रूरत है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर डॉलर डिस्टेबलाइज़ हो गया तो यहाँ पे इसको कोई स्टेबल रखने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे नीड आती है कि आप यहाँ पे आईएमएफ की स्थापना करो। इसकी बात जो शुरू होती है वो ब्रेटन वुड्स में शुरू होती है और ये जो मीटिंग होती है ये यहाँ पे 1944 में होती है जब वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, उसके दौरान ही यहाँ पे ये पूरी बातचीत शुरू होती है। ठीक है? अब देखो ये यहाँ पे इसका क्रिएशन हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है जब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या हो गया है, ये आपका आईएमएफ जो है यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आईएमएफ जब आता है तो यहाँ पे करेंसी का यहाँ पे एक्सचेंज जो होता है, ठीक है, ये एक नया सिस्टम लेके आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फ्री फ्लोट एक्सचेंज रिजीम। ठीक है, एक ये रिजीम लेके आते हैं। मतलब इसका क्या होता है? जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन, ठीक है? डीवैल्यूएशन किस बेसिस पे होता है? जो मार्केट में करेंसी जिस तरीके से फ्लोट कर रही है उसके बेसिस पे होता है। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गवर्नमेंट एक आर्टिफिशियली यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई पूरा यहाँ पे सप्लाई क्रिएट कर रही है,
ठीक है, मतलब यहाँ पे करेंसी जो है, यहाँ पे डॉलर और रुपी की, ये यहाँ पे थोड़ा मैन्युपुलेशन चल रहा है। यहाँ पे हो सकता है आरबीआई यहाँ पे डॉलर खरीद लेता है, तो ये डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है, और आपका यहाँ पे जो रुपी है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, तो ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो ये डिवैल्यूएशन जो होता है वो मार्केट उस पे होता है, मार्केट फोर्सेस पे होता है, और ये जो होता है डेप्रिसिएशन जो होता है ये सरकार करती है। एनीवेज, तो ये पूरा जो सिस्टम आता है कौन सा, डिवैल्यूएशन वाला, या फिर जो करेंसी आपकी रेट डिटरमाइन हो रहे हैं मार्केट के बेसिस पे कि जिस तरीके से कंट्री ट्रेड कर रही है, वो यहाँ पे आपका कब आ रहा है, जब आईएमएफ एग्जिस्टेंस में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके ये एक प्रिंसिपल लेके आते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ पे जो भी आपकी मार्केट फोर्सेस रहेंगी वही आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेंगी। मतलब यहाँ पे डॉलर और यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी उस प्रकार से यहाँ पे डिटरमाइंड होंगी कि यहाँ पे किन में व्यापार ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज रेट सबको समझ आता है ना, कि यहाँ पे कितने रुपये के लिए आपको कितने डॉलर, मतलब $1 के लिए आपको कितने रुपीस यहाँ पे आपको देने हैं। ये किस पे डिटरमाइन होगा, ट्रेड पे डिटरमाइन होगा, मार्केट फोर्सेस पे डिटरमाइन होगा। ये आईएमएफ जब यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ रहा है तब यहाँ पे ये डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ओके, अब देखो यहाँ पे 1904 में हम दोबारा से जाते हैं, 1944 में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स में चलते हैं। तो यहाँ पे ब्रेटन वुड्स में दो इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब देखो दो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कौन से आ रहे हैं, एक तो आपका आ रहा है आईएमएफ, दूसरा आपका आ रहा है कौन सा, एक हमें ज़रूरत पड़ी कि ठीक है कोई हमारा मॉनेटरी जो रेगुलेशन है, जैसे कि हमें आरबीआई की ज़रूरत पड़ती है कंट्री में जो यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है मनी का, उसको यहाँ पे रेगुलेट करने की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। दूसरा आपका क्या है कि वर्ल्ड में किस तरीके से मनी का रेगुलेशन होगा, डॉलर किस तरीके से स्टेबल रहेगा, तो उसको यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए आपको एक मॉनिटरिंग एजेंसी चाहिए होगी। ठीक है, उसके लिए आपका क्या आता है, आईएमएफ आता है। दूसरा, अब आपका वर्ल्ड वॉर 2 जो है यहाँ पे ख़त्म होने वाला होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे ये लोग, डेवलपमेंट वाला काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट वाले काम के लिए कौन सा यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आएगा, यहाँ पे आएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कहते हैं, आईएमएफ, और वर्ल्ड बैंक को हम बोलते हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे कि ये जो है आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में अंतर क्या होता है कि ये जो है ये एड नहीं देता है। ठीक है, ये एक तरीके का बैंक है, मतलब बैंक जैसे कि लोन देते हैं ना, उसी प्रकार का ये लोन देगा। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बैंक के पास लोन लेने जाएंगे और वहाँ से हम लेंगे। तो बैंक जो है यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा, वो कहेगा आप यहाँ पे मुझे कोलेट्रल में कुछ सामान दो। कोलेट्रल में मतलब आप मुझे यहाँ पे गिरवी कुछ सामान रखो, है ना। तो यहाँ पे जिस तरीके से बैंक की कंडीशंस होती हैं वैसे ही आईएमएफ भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टर लोन्स जो है वो यहाँ पे देता है। वैसे ही आपका क्या होता है, वर्ल्ड बैंक जो होता है यहाँ पे ये एड देता है। एड का मतलब कि यहाँ पे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, बहुत लॉन्ग टर्म पे, मान लो कि यहाँ पे 20 साल 25 साल तक के लिए ये क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल लोन देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एड के फॉर्म में होता है, मतलब कुछ यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटी आप कर रहे हो, कुछ रोड बना रहे हो, कुछ डैम बना रहे हो, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगा रहे हो, तब आप क्या करते हो, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से डेवलपमेंटल उसके लिए पैसा लेके आते हो। लेकिन ये क्या करता है, ये जब आपको यहाँ पे मजबूरी होती है तब पैसा देता है। ठीक है, दोनों में ये यहाँ पे डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नॉन एडिंग टाइप की एजेंसी है और ये यहाँ पे एडिंग एजेंसी है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या क्या देखेगा, आईएमएफ का काम यहाँ पे रहेगा, इसका जो फंक्शंस यहाँ पे होंगे, सबसे पहले क्या देखेगा, जो हमारी इकोनॉमीज़ हैं उसके अंदर यहाँ पे ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेगा। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, सबने मैक्रो इकोनॉमिक वाली एनसीईआरटी पढ़ी है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, बड़ी बड़ी जो आपके इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि जीडीपी हो गया, आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया, आपका इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, आपका डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया। ठीक है, बड़े बड़े जो इंडिकेटर्स रहते हैं इकोनॉमी के, वो आपके उनको यहाँ पे ये स्टडी करेगा हर कंट्री का। ठीक है, दूसरा काम ये क्या करेगा, ये यहाँ पे दूसरा काम काम करेगा कि ये यहाँ पे
ग्लोबल ग्रोथ जो हो रही है उसको देखेगा। ग्लोबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आपका चाइना किस हिसाब से ग्रो कर रही है, आपका इंडिया किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, और इन सब का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड जीडीपी में। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक एक तरीके का यहाँ पे एक बताएंगे, आइडिया देंगे कि ठीक है, अगर यहाँ पे चाइना ग्रो करेगा और आपका इंडिया साथ में अगर ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड जीडीपी जो है यहाँ पे मान लो कि 2.1% से की रेट से ये ग्रो करेगी। तो एक ही यहाँ पे फोरकास्ट बताते हैं, ठीक है, ग्लोबल ग्रोथ का एक वो बताते हैं, आइडिया देते हैं। ठीक है, फिर ये देखेंगे उस कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट और उस कंट्री का फिस्कल डेफिसिट, कि सरकार ऑब्वियसली जब लोन देंगे तो यहाँ पे सरकार के पास खुद इतना फिस्कल डेफिसिट कितना हो रखा है, सरकार के पास खुद कितना कर्जा हो रखा है, वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कि किस सरकार की हालत यहाँ पे स्टेबल है। दूसरा देखेंगे कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चल रहा है, जो ट्रेडिंग चल रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कितना है, आप कितना इंपोर्ट करते हो, आप कितना एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, दूसरा आपका ये देखता है फाइनेंशियल मार्केट्स, ये देखता है फाइनेंशियल मार्केट में दो तरीके की मार्केट्स होती हैं, एक तो आपकी कैपिटल मार्केट होती है और एक आपकी मनी मार्केट होती है। इसमें आपको लॉन्ग टर्म लोन मिलते हैं, इसमें आपको शॉर्ट टर्म 1 साल से कम आपके यहाँ पे लेन देन चलता है। ठीक है, उनको भी यहाँ पे कंट्रीज के देखता है। तो ओवरऑल आप देखो कितनी चीज़ें जो आईएमएफ है कंट्री टू कंट्री यहाँ पे देख रहा है, उनके ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो सबसे मेन काम रहता है आईएमएफ का, वो क्या रहता है, यहाँ पे सबसे मेन काम इसका रहता है लोन देना। लोन कब देना, जब यहाँ पे कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है किसी कंट्री में। ठीक है, तो और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जब किसी कंट्री में होता है तो ये सिर्फ मेंबर कंट्रीज को ही लोन देता है। ठीक है, तो इसकी दो बातें हमें याद रखनी है कि आईएमएफ में यहाँ पे हर मेंबर जो है, यहाँ पे 190 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो 190 मेंबर्स जो हैं मिलके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, एक अपना पैसा का शेयर देंगे इस आईएमएफ में, और वही पैसा जो है यहाँ पे ये लेंड करेगा जो यहाँ पे बीओपी क्राइसिस में कंट्रीज हैं उनको। ठीक है, और आपका ये जो लेंड करेगा ये इन्हीं कंट्रीज को लेंड करेगा, मतलब ये जो लेंड कर रहा होगा, ये बीओपी क्राइसिस जिस कंट्री में हो रहा है वो मेंबर कंट्री होना चाहिए, तो एक्सेप्ट भी मेंबर से करेगा पैसा और देगा भी ये मेंबर कंट्री को। ठीक है, ये याद रखना, मेंबर टू मेंबर यहाँ पे चलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आईएमएफ किसी को भी लोन दे सकता है। अगर मान लो कि ईरान यहाँ पे मेंबर नहीं है आईएमएफ का और ईरान में यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आती है, तो ईरान आईएमएफ को अप्रोच नहीं कर सकता है लोन के लिए। ठीक है, ओके, इतना समझ आया आईएमएफ का काम यहाँ पे बेसिकली क्या है। अच्छा, एक और यहाँ पे इंस्टीट्यूट था, मतलब एक इंस्टीट्यूट नहीं था, एक और अग्रीमेंट यहाँ पे साइन करा गया था, ये ब्रेटन वुड वाले इंस्टीट्यूशन में। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ठीक है, अब बेसिकली ये यहाँ पे ट्विंस आप कह लो या फिर ट्रिपलेट्स कह लो, एक और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन था जो आपका अब एग्जिस्टेंस में नहीं था, और वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में किसके रिप्ले मतलब क्योंकि अब यहाँ पे है डब्ल्यूटीओ उसकी जगह। तो ये जो एक और ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब एक और अग्रीमेंट साइन करा गया था, वो कौन सा था, गैट। तो गैट आपका जो है वो इसी समय साइन करा जा रहा है ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, तो एक तो आप मॉनेटरी पॉलिसी बना लो, फिर एक यहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज को आप यहाँ पे ले आओ, दूसरा है कि आप यहाँ पे ट्रेड किस प्रकार से करोगे वो भी यहाँ पे साइन हो रहा था। ठीक है, लेकिन ट्विंस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस जो हैं वो आपके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दिलाते हैं। ये जो है अब क्योंकि डिसकंटिन्यूड है तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। डब्ल्यूटीओ जो है वो आपका 95 में आया था। ठीक है, तो ये आपकी मेन इसकी स्टोरी थी। अब देखो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और एक ही यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। इसका स्ट्रक्चर जो रहता है यहाँ पे
ठीक है, अब इसका देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं इसमें कि आईएमएफ, चलो ये यहाँ पे लोन कैसे देता है वो बाद में देखेंगे, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले कि आईएमएफ का किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है 3 इसमें डिवाइड होता है। सबसे पहले आते हैं आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर। ठीक है, अब ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है ये कहाँ से आते हैं? ये सारी जो 190 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये क्या भेजेंगी? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगी यहाँ पे इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में। ठीक है, जैसे कि हमारी कंट्री में आपके जो शक्तिकांता दास होंगे, मेनली क्या होता है, आप रिप्रेजेंटेटिव अपने मन से भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि सेंट्रल बैंक का जो हेड रहता है उसको यहाँ पे भेजा जाता है इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में। ठीक है, तो हमारे साइड से भी जो हमारा आरबीआई का गवर्नर रहेगा वो यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर में आईएमएफ वाले में जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, और ये आपकी क्या होती है, ये हाईएस्ट मेकिंग बॉडी होती है। जैसे कि हमारा डब्ल्यूटीओ में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी थी, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस थी। उसी प्रकार से आपका हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो आपकी आईएमएफ में होती है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास होती है। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन याद रखना, सारी 190 कंट्रीज जो रहेंगी वो सब इसकी मेंबर जो है वो आपकी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिसीजंस लेंगे और कुछ फंक्शंस जो हैं यहाँ पे ये दूसरी बॉडी को यहाँ पे पास ऑन करेंगे कि यहाँ पे रोज़मर्रा का जो काम रहेगा, डेली बेसिस वाला जो काम रहेगा वो यहाँ पे एक दूसरी बॉडी देखेगी। जैसे कि हमारे वहाँ पे कौन देख रहा था, डब्ल्यूटीओ में जनरल काउंसिल देख रही थी, जो आपकी डेली वाले काम हो रहे थे, डिस्प्यूट चाहे आ रहे थे या फिर कुछ यहाँ पे अग्रीमेंट का मॉनिटरिंग करनी हो, ट्रिप्स की, ट्रिम्स की, गैट्स की। ठीक है, उनकी मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे जो आपका वर्क हो रहा था, डेली टू डेली वाला वर्क हो रहा था, वो यहाँ पे जनरल काउंसिल देख रहा था, और आईएमएफ में भी यहाँ पे कोई डेली काम करने के लिए यहाँ पे कोई बॉडी होगी। तो यहाँ पे बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब एग्जीक्यूटिव से आपको समझ आ रहा होगा, एग्जीक्यूटिव का मतलब ही ये होता है कि कुछ यहाँ पे काम, कुछ आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं, और यही जो 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ये यहाँ पे आईएमएफ का जो यहाँ पे हेड रहेगा उसको यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, मतलब इलेक्ट करेंगे, इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे जो आईएमएफ का यहाँ पे चीफ होगा वो आएगा। ठीक है, तो थर्ड बॉडी जो रहती है वो आपकी किसकी रहती है, मैनेजिंग डायरेक्टर की। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो रहता है वो कौन रहता है, वो आपका हेड रहता है, किसका, आईएमएफ का। ठीक है, आईएमएफ का हेड रहता है, और इसका जो टर्म रहता है 5 साल का टर्म रहता है इसका। ठीक है, अभी कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, ये हैं अभी की जो प्रेजेंट आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट वो पोस्ट होती है। ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट जो यहाँ पे जो हेड करेगा पूरे आईएमएफ को। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड को यहाँ पे इलेक्शन द्वारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे हेड करेंगी। ठीक है, ये समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर, देखो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगी 2 कमिटियाँ। अब आप कहोगे कि इतना क्यों आप डिटेल में जा रहे हो, इसके अंदर की भी हम कमेटी पढ़ें, तो इसकी एक यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसमें से आया था, इसमें से एक कमेटी जो है उस पे आया था। दूसरी कमेटी से अब यूपीएससी का मन हो तो वो मे भी पूछ सकते हैं, तो आप उसके लिए यहाँ पे जान लो, क्योंकि एक कमेटी से ये लोग पूछ चुके हैं क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं इसके अंदर 2 कमिटीज़ रहती हैं जो यहाँ पे मेजर डिसीजंस ले रही हैं। एक कमिटी जो रहती है उसको हम बोलते हैं IMFC। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमिटी। इसके अंदर भी 24 मेंबर होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये कमेटी जो होती है, ये कमेटी 2 साल में एक बार मिलती है, 2 इयर्स में एक टाइम मिलती है ये। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, जितनी 190 कंट्रीज रहती हैं वो सब इस IMFC का पार्ट होती हैं, और ये इट्स अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर। ठीक है,
तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर रहता है। और ये यहाँ पे क्या करेगी, इसमें आपके क्या रहेंगे, मेजरली आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, इसमें एक ये ऑब्जर्वर स्टेटस रखेंगे किसका, जब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक में ये कुछ ना कुछ यहाँ पे उसकी मीटिंग्स जो हैं इसके बिहाफ पे अटेंड करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड, इसमें क्या है, आईएमएफ के ही यहाँ पे लोग हैं, और यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस ये रखेंगे वर्ल्ड बैंक में। ये तो हो गई आपकी पहली बॉडी जो कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रहेंगी। इसमें से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि आईएमएफ यहाँ पे इसके अंदर कब मीटिंग होती है, कब इसके कितने लोग होते हैं। ठीक है, दूसरी यहाँ पे जो बॉडी होती है, दूसरी बॉडी होती है आपकी डेवलपमेंटल कमिटी। ठीक है, डेवलपमेंटल कमिटी होती है यहाँ पे। ठीक है, अब ये डेवलपमेंटल कमिटी में कौन होते हैं, आपके दो लोग होते हैं। एक तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और प्लस आपके यहाँ पे आईएमएफ में जो यहाँ पे गवर्नर्स हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और क्यों वर्ल्ड बैंक की आपको क्यों ज़रूरत होगी, क्योंकि ये डेवलपमेंटल कमिटी है। ठीक है, और डेवलपमेंट वाला काम कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। तो वर्ल्ड बैंक से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, और आईएमएफ के यहाँ पे गवर्नर्स जो हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, वो भी इस कमिटी का पार्ट होंगे। ठीक है, इसकी जो मीटिंग्स होती हैं वो यहाँ पे एनुअली होती हैं, हर साल होती हैं इसकी मीटिंग्स। ठीक है, तो दो यहाँ पे ये कमिटी जो है वो यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द आईएमएफ कमिटी। ठीक है, आईएमएफसी जो कमिटी की हमने बात की अभी, इसका आंसर करना। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द आईएमएफसी डिस्कसेस मैटर ऑफ कंसर्न इफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एडवाइसेस द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज अ ऑब्जर्वर इन आईएमएफसीज मीटिंग्स। मैम ऑप्शन बी। और पहला वाला मैम उसके लिए तो बोर्ड ऑफ गवर्नर। लेकिन ये अच्छा आपने अभी ध्यान से नहीं सुना ना, बोर्ड ऑफ गवर्नर वाले में दो कमिटीज आ रही हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है किसी को समझ नहीं आया ये। बोर्ड ऑफ गवर्नर की हमने बात की थी ना, मैंने बताया कि उसके अंदर दो कमिटीज़ फर्दर आ रही हैं। एक कमिटी आईएमएफसी आ रही है, एक आ रही है डेवलपमेंटल कमिटी। आईएमएफसी में क्या है, यहाँ पे मेनली ये 2 साल में एक बार मिल रही है, और इसके अंदर 190 कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके कौन है, आईएमएफ में आपके जो गवर्नर्स हैं, ठीक है, जो गवर्नर्स हैं वो आपके यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे 190 कंट्रीज ने भेजे हैं वही रिप्रेजेंटेटिव इस कमिटी में पाए जाएंगे। ठीक है, अब इस कमिटी के यहाँ पे जो आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर स्टेटस रखेगी इस कमिटी में। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के कुछ लोग जो होंगे वो यहाँ पे मेंबर की तरह नहीं होंगे इस कमिटी में, लेकिन क्या होंगे इस कमिटी में, वो होंगे ऑब्जर्व करते रहेंगे। वो मैंने बताया ना, ऑब्जर्वर स्टेटस रखेंगे वो। ठीक है, और इस कमिटी में क्या होगा, मैम वो आईएमएफसी में भी ऑब्जर्वर की तरह वर्ल्ड बैंक वाले रहेंगे मैम। डेवलपमेंटल सिर्फ कमिटी जो थी हाँ, इसके अंदर मेंबर की तरह रहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आईएमएफ वाले जो आपके गवर्नर रहेंगे वो भी मेंबर रहेंगे। तो इसमें जो मेंबरशिप रहेगी वो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में डिवाइड होगी। ठीक है, दोनों रहेंगे। इसमें वर्ल्ड बैंक जो है आके मीटिंग में बैठ जाता होगा, वो देखता रहता होगा कि क्या काम बन रहा है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, लेकिन वो मेंबर नहीं होगा इस कमेटी का। मेंबर्स कौन होंगे, जो 190 कंट्रीज़ ने यहाँ पे मेंबर्स भेजे हैं। और ये जो दोनों कमेटी हम बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर में बात कर रहे हैं। दोनों कमिटीज उसी का पार्ट है, बोर्ड ऑफ गवर्नर की, जो कि क्या है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। IMFC discusses matters of concern affecting the global economy and advises the International Monetary Fund on the direction of its work। तो क्या यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, नहीं हो रही ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरल डायरेक्शन ऑफ वर्क की बात हो रही है। तो ये IMFC जो है ये यहाँ पे काम करती है जनरल, यहाँ पे क्या एजेंडा बनना है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए, वही तो यहाँ सब काम करेंगे।
डेवलपमेंटल क्या एजेंडा बनना है, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक मेंबर होगा और IMF के गवर्नर्स मेंबर होंगे। तो ये यहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज देखेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगली बार या जब भी, ये यहाँ पे 2017 या 16 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे एकदम सही है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहली कमेटी है IMFC, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो यहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट नहीं है, वो एज अ ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर स्टेटस और पार्टिसिपेंट वाला स्टेटस में आपको अंतर पता है ना क्या होता है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल हो गया यस मैम। हमारा, कहाँ मैम वो पे जाके सेशन में बैठ सकते हैं, बैठ बट वो सकता है, वो वोटिंग उनके पास वोटिंग ये नहीं राइट कर नहीं सकता, रहती ठीक है। है। वैसे ही मेंबर जो होता है उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, वो यहाँ पे सदस्य है, और मेंबर को ही यहाँ पे पैसे देने होंगे, और मेंबर ही यहाँ पे क्या लेगा, लोन्स लेगा। तो ये होती है मेंबर की पावर। और ऑब्जर्वर क्या रहता है, वो यहाँ पे जाके डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक तरीके का यहाँ पे गेस्ट टाइप का होता है वो, ठीक है। तो गेस्ट गेस्ट तो जाके यहाँ पे बैठ के यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। एनीवेज, ये यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लोगों को नहीं पता था, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब ये समझ आ गया ना कि यहाँ पे क्या है। अब देखो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर जो रहेगा वो यहाँ पे क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। और एक यहाँ पे न्यूज़ भी थी कि यहाँ पे जो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, उनकी अपनी जो भी यहाँ पे सलाहकार रहे होंगे, मतलब जो भी उनके यहाँ पे एडवाइजर्स होंगे, उनके एडवाइज़र में यहाँ पे रघुराम राजन भी है, ठीक है। तो इन्होंने पोस्ट कोविड वाले टाइम में अपनी एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप बनाया। उसके अंडर ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मेजर कंट्रीज़ जो यहाँ पे ट्रेड कर रही हैं, जिनका असर पड़ेगा दुनिया की ट्रेड पे, तो इंडिया वाले उसमें से इंडिया का यहाँ पे इंसाइट लेने के लिए यहाँ पे इन्होंने रघुराम राजन को रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे इस वाले एरिया की बात कर रही हूँ। क्रिस्टलिना जॉर्जिया कहाँ है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो, ठीक है। और इसमें यहाँ पे इन्होंने एक और एक्सटर्नल कमेटी बनाई होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ इसमें यहाँ पे रघुराम राजन होंगे, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। ओके, समझ आ गया इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा। यस मैम। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो होंगी, ये बॉडीज़ जो होंगी, ये डिसीजन लेंगी, ये यहाँ पे रोज़मर्रा का काम करेंगी, और प्लस यहाँ पे जो MD रहेगा उसको ये लोग क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, ठीक है। बस यही यहाँ पे काम है। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 190 कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यहाँ पे सिर्फ 24 डायरेक्टर्स रहेंगे, ओके। यहाँ पे जो आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड का यहाँ पे ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये यहाँ पे क्या रहेगा, 5 साल के लिए यहाँ पे इसकी टर्म रहेगी। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा अभी यहाँ पे वो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे IMF से एक आध क्वेश्चन तो 1-2 साल में आता ही है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे देख लेते हैं, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे IMF किस तरीके से यहाँ पे इनका SDR और कोटा और ये सब चलता है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं IMF की कोटा की, कि IMF के कोटा क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी यहाँ पे 190 कंट्रीज़ हैं, इन सबको क्या है, यहाँ पे एक मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन देना है। जैसे कि क्या होता है, किसी भी हम बैंक में जाते हैं तो यहाँ पे डिपॉजिटर्स आके पैसा जमा करती हैं, बैंक का अपना पैसा तो होता नहीं है, डिपॉजिटर्स जाके यहाँ पे पैसा जमा करते हैं, वही ये लोग क्या करते हैं, लेंड करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे IMF भी काम कर रहा है। यहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो जाके यहाँ पे पैसा, उनका एक मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको इतना परसेंट जो है ये आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कि हमारा जो CRR था, वो आपको क्या था, वो आपको यहाँ पे बैंक्स में यहाँ पे जमा करना था, मतलब बैंक्स को यहाँ पे कहाँ पे जमा करना था, RBI के पास यहाँ पे जमा करना होता था, एक उनका पोर्शन ऑफ मनी। उसी प्रकार से आप मान लो कि कंट्रीज़ को अपना कुछ पोर्शन जो है कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, किसमें, IMF में देना पड़ेगा। अच्छा, और ये जो कंट्रीब्यूशन, जो हम जितना पैसा हम जाके IMF में रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोटा बोलते हैं, ठीक है। कोटा क्या कहलाएगा, जितना आपका मॉनेटरी कमिटमेंट है उसको हम बोलते हैं कोटा, ठीक है। अब देखो कोटा क्या होता है, कोटा कैसे डिटरमाइन करते हो, तो ये 3 बेसिस पे डिटरमाइन होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक वेटेज होता है कि वो वेटेज आप कोटा किस तरीके से निकालोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 50% का जो वेटेज दिया जाता है, वो दिया जाता है उस कंट्री की GDP को, ठीक है।
फिर दूसरा यहाँ पे वेटेज दिया जाता है कितना, 30% का आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाता है कितना, कि वो कंट्री में ओपन ट्रेड या फिर ओपननेस कितनी है। ओपननेस से समझ आ रहा है कि यहाँ पे पूरा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट फ्रीली हो रहा है, ठीक है, ये होगा ओपननेस। तो 30% इसको वेटेज दिया जाएगा। तीसरा यहाँ पे वेटेज दिया जाता है यहाँ पे इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, ठीक है, कि क्या कंट्री यहाँ पे स्टेबल है। तो इसको आपको कितना वेटेज देना पड़ेगा, यहाँ पे 15% वेटेज देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप बात कर लो यूएस की, तो यूएस जो है यहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे 15 वेटेज उस चीज़ का रहेगा कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी कितनी स्टेबल है। आखिरी वेटेज 5% का जो बचा वो किससे दिया जाएगा, यहाँ पे इंटरनेशनल रिजर्व्स को, ठीक है, कि आपके पास फॉरेन करेंसी कितनी रिजर्व में है। ये जो पूरा है ये आपका कंट्री का कोटा डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, ये याद रखना कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है आईएमएफ में तो वो है आपका कोटा। इस कोटा के बेसिस पे ही आईएमएफ में हर चीज़ डिटरमाइन होगी, ठीक है, आपको कितना लोन मिलेगा, आपको वोटिंग का शेयर मिलेगा, वो हर चीज़ जो है इस कोटा के ऊपर यहाँ पे बेस्ड होगी, ठीक है। और इस कोटा को याद रखना कि यहाँ यहीं से कुछ ना कुछ यहाँ पे बायसनेस जो है वो यहाँ पे लास्ट में हम देखेंगे कुछ बायसनेस आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये याद हो गया, ये यहाँ पे कोटा एक आपने डिटरमाइन कर दिया। अब ये कोटा ये क्या बोलते हैं, ये कोटा कहते हैं कि यहाँ पे ये जो कोटा कहते हैं, ये कोटा को बोलते हैं कि आप इसको यहाँ पे दो तरीके से पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे इंडिया को कितना पे करना है, 10,000 रुपये उसका कोटा बना है कि 10,000 यहाँ पे 10,000 का डॉलर जो है आपको यहाँ पे करना है। तो इसमें से आप देखो क्या करोगे, ये इसमें से आप क्या करोगे कि 25% ये लोग बोलते हैं, 25% ये लोग बोलते हैं कि आप किस फॉर्म में दो, आप एसडीआर के फॉर्म में दे दो। एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है, 75% ये बोलते हैं अगर यहाँ पे इंडिया को पे करना है तो ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि यहाँ पे आप 75% आप अपनी करेंसी में दे दो, ठीक है। तो आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी में अपना 75% का जो यहाँ पे आपको पे करना है वो आप दे दो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में। मतलब अगर इंडिया को यहाँ पे 10,000 डॉलर पे करना है एज अ कोटा कमिटमेंट, तो क्या होगा, इसमें से फिर वो 2,500 जो है आपका क्या देंगे, डॉलर में पे करेंगे। और आपका जो 7,500 डॉलर का जितना भी इंडियन रुपी बनेगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे इंडियन रुपी में इस आईएमएफ में जाके जमा कर देंगे। ये समझ आया। मैम ये एसडीआर डॉलर ही होता है, तो नहीं इसको फिर बताती हूँ अभी एसडीआर क्या होता है। एसडीआर अभी ये जो होता है, चलो ये समझ आया ना कि कोटा किस हिसाब से यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है। यस मैम। ठीक है, देखो एसडीआर के अलावा यहाँ पे आप 25% जो है या तो एसडीआर में दे दो या फिर बहुत हाईली एक्सेप्टेबल करेंसी में यहाँ पे करो, ठीक है। तो ये 25% आप बहुत ज़्यादा हार्ड करेंसी जो रहती है, ठीक है, हार्ड करेंसी मतलब जो यहाँ पे काफ़ी स्टेबलाइज्ड यहाँ पे और जो जिसमें मेजर ट्रेड हो रहा है उन करेंसीज में या तो पे कर दो या फिर आप एसडीआर दे दो। अब देखो यहाँ पे एसडीआर क्या होता है मैम। हम्म मैम जो उसमें ऊपर 5% में है फॉरेन करेंसी, हाँ हाँ उसमें हाँ, वो डॉलर आएगा कि इंटरनेशनल करेंसी कोई भी जो हार्ड करेंसी रहेगी, ठीक है, वो कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि डॉलर ही है बस? हार्ड करेंसी कुछ ही होती हैं, 5-6 ही होती हैं, ठीक है, जिसमें मेजर ट्रेड हो रहा होगा। सारी नहीं होती हैं ठीक। हार्ड करेंसी, ठीक है, डॉलर यूरो पाउंड ये सब ही होती हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो 25% का हमने यहाँ पे कोटा, 25% का जो हमें पैसा देना है एसडीआर के फॉर्म में, वो क्या होता है, एसडीआर क्या होते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये जो 25% आपका रहेगा,
जो आपका 25% आपका ये रहेगा, 1 मिनट, ये 25% जो आपका ये कोटा है, जो आपको किस में पे करना है, SDR में पे करना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं रिजर्व ट्रांच या फिर गोल्ड ट्रांच, ठीक है। गोल्ड ट्रांच से क्वेश्चन पूछा था पिछली बार 2020 में शायद, ठीक है। तो गोल्ड ट्रांच क्या होता है, किससे एसोसिएटेड है, तो अब ये देख लो कि गोल्ड ट्रांस होता क्या है। एक तो IMF से एसोसिएटेड है, इजी क्वेश्चन पूछा था। दूसरा, ये जो 25% आपको जो यहाँ पे कमिटमेंट देनी है SDR के फॉर्म में, इसको आप बोलते हो रिजर्व ट्रांच। क्यों बोलते हो, क्योंकि ये जो है, ये जो 25% आप दे रहे हो, कभी भी आप अपना फॉरेक्स रीड करोगे तो फॉरेक्स में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो गोल्ड आता है, ठीक है, गोल्ड आता है, फॉरेन करेंसी आती है, फिर आपका उसमें आपने लिखा होगा रिजर्व ट्रांच, ठीक है। रिजर्व ट्रांच भी जो है आपका फॉरेन करेंसी का पार्ट होता है। तो ये फॉरेन करेंसी कौन सी है, ये यहाँ पे जो आपने IMF के साथ आपने डिपॉजिट करी है, ठीक है। जो IMF को कमिटमेंट आपको देनी थी ना, वो रिजर्व ट्रांच कहलाती है। ये जो आप यहाँ पे 25% वाला अमाउंट दे रहे हो SDR के फॉर्म में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, आवाज़ आ रही है सबको, यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। अब देखो मैम एक रिजर्व, डाउट है बिल्कुल पूछो अदिति। मैम, ये जो मतलब रिजर्व ट्रांच है, तो वो करेंसी, मतलब वो भी सिर्फ करेंसी ही है जिसको हम SDR के हाँ फॉर्म में हाँ दे रहे हैं, मतलब हाँ, SDR भी एक करेंसी ही है। देखो SDR जो है ये यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी करेंसीज आती हैं, ठीक है। इन्होंने एक करेंसी नहीं रखी है, यहाँ पे 5 करेंसी रखी है। अब यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई यूनिट होता है ना, जैसे कि आपका KG यूनिट होगा मास का, ठीक है। फिर आपका क्या रहेगा, आपका इंडियन रुपी का आपका यूनिट रहेगा, ठीक है। फिर आपका डॉलर जो है वो आपका USD का यहाँ पे यूनिट रहेगा। तो यूनिट्स होते हैं ना करेंसी के, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना यूनिट की कितना क्वांटिटी है। तो वो क्या है, उसको हम यूनिट जो IMF में यूज़ होती है, ये एक तरीके का यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस की बात होगी वो यहाँ पे SDR के टर्म्स में बात होगी IMF में, ठीक है। और ये SDR क्या है, ओके ये मैम। मैं अभी बताती हूँ कि ये क्या है। SDR इसी ये 25% का ये क्या कह रहे हैं, आप SDR दे दो, ये इतनी यूनिट जो है आप हमें पे कर दो। और ये SDR क्या है, ये यूनिट है। अब ये यूनिट किस तरीके से बन रही है, ये आपका जो SDR है ये एक बास्केट है। बास्केट है किसका, जो आपकी हार्ड करेंसी है उनका। अब हार्ड करेंसी यहाँ पे कौन सी ली जाती हैं, यहाँ पे एक बास्केट है, उसके अंदर सबसे पहले आपको समझ आता है कि यहाँ पे कौन सा होगा, डॉलर होगा, डॉलर। और डॉलर में आपका यहाँ पे एक वेटेज है कि इसके अंदर 41% 0.73% यहाँ पे डॉलर में रखा जाएगा पैसा SDR, ठीक है। तो मतलब एक SDR की मैं बात करूँगी तो उसका 41% वेटेज जो है यहाँ पे डॉलर के बराबर होगा, ठीक है। दूसरी करेंसी यहाँ पे क्या आती है, दूसरी करेंसी आती है यहाँ पे यूरो, ठीक है। यूरो आपका कितना परसेंटेज में रहेगा SDR में, ये रहेगा 30%.93%, ठीक है। ऑलमोस्ट 31% जो है यहाँ पे SDR में रहेगा। तो SDR जो है दैट इज़ अ बास्केट ऑफ 5 करेंसीज, ठीक है। और उसको मिला के आपने क्या बना दिया, ये एक यूनिट बना दी, SDR बना दिया है, ठीक है। अब आपका तीसरा यहाँ पे क्या आता है, रेन मिनबी, ठीक है। ये किसकी करेंसी है, रेन मिनबी, चाइना। चाइना की, ठीक है। ओके, इसका यहाँ पे जो वेटेज यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे कितना रहेगा, अराउंड यहाँ पे 11% रेनमिनबी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा SDR में, SDR की बास्केट में। फिर आपका क्या आता है, फिर आपका आता है जापानीज येन, दोनों के सिंबल सेम होते हैं करेंसी के, ठीक है। जापानीज येन, और ये जो है अराउंड 8.33% जो है ये होगा। एक आखिरी करेंसी इसमें आएगी, वो है आपका पाउंड, ठीक है। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो होता है वो आपका आएगा।
ये कितना परसेंट रहेगा, ये भी अराउंड 8% के आसपास ये रहेगा, ठीक है। तो ये जो करेंसीज हैं ये मिलके क्या बनाएंगी, एसडीआर की बास्केट में रहेंगी, इतने इतने पोर्शन में रहेंगी ये, और फिर आपका एसडीआर यूनिट तैयार होगा, ठीक है। समझ आ गया एसडीआर क्या होते हैं? मैम सत्यम। अगर अगर एक एसडीआर देना है तो फिर उसमें वो एक एसडीआर में $41 होगा, मतलब ऐसे हम्म 41% डॉलर होगा, हाँ और हाँ फिर अगर हम्म अगर चाइना चाहे, अगर उसको अपना 25% कोटा पूरा करना है, हम्म। तो वो डायरेक्टली अपना करेंसी प्रिंट करके उन लोग को दे सकता है हाँ बिल्कुल दे कि सकते हैं, डॉलर। बिल्कुल दे सकते हैं। मैंने बोला ना कि यहाँ पे या तो आप एक हार्ड करेंसी में पैसा दे दो, या फिर आप क्या करो, एसडीआर में पैसा दे दो। तो अगर वो यहाँ पे रेनमिनबी देंगे, तो रेनमिनबी चाइना बहुत ट्रेड करता है, बहुत स्टेबल करेंसी वो एक्चुअली है भी, ठीक है, क्योंकि ट्रेड उसमें ज़्यादा हो रहा है, तो एक्सेप्टेबल होगी वो, ठीक है। हार्ड करेंसी बन गई अब तो रेनमिनबी, तो इसीलिए दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। ओके, ठीक है, ये समझ आ गया। समझ आ गया ना ये? एक बारी मैं अभी ये पूरा आपको पढ़ा के फिर मैं अभी एक बारी और रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो कोटा है आपका 50% जीडीपी से आ रहा है। मैम आपकी वो वॉइस नहीं आ रही? मैम आ गई। ओके ओके ओके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे कंसेप्ट समझ नहीं आया, अगर क्लैरिटी नहीं रही, तो यहाँ पे पूरी ज़िंदगी आईएमएफ के एसडीआर और इसमें फंस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ वो यहाँ पे क्लैरिटी से एकदम सुनना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है आईएमएफ में वो होती है कोटा। ये कोटा ही आपका डिटरमाइन करेगा कि आपको कितना पैसा यहाँ पे जाके जमा करना है, ठीक है। फिर आपका ये जो कोटा है ये कंट्री की प्रोपोर्शन में डिसाइड होगा कि कंट्री की जीडीपी और वो कंट्री इकोनॉमी जो है वो कितना यहाँ पे बड़ी है, उस प्रोपोर्शन में यहाँ पे डिटरमाइन होगा। उसके अंदर भी 4 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे 50% जो है यहाँ पे उसकी जीडीपी को अकाउंट करते हैं। 30% की उसमें यहाँ पे कितना खुला हुआ ट्रेड हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितनी ओपननेस के साथ हो रहे हैं। 15% वहाँ पे आपकी कितनी स्टेबिलिटी है, वेरिएबिलिटी को यहाँ पे अकाउंट करते हैं। और चौथा आपका आता है यहाँ पे इंटरनेशनल रिजर्व्स कितने हैं उस कंट्री में। पता चले कि यहाँ पे श्रीलंका हो तो श्रीलंका के पास तो बिल्कुल भी रिजर्व्स नहीं है, तो उसका कोटा जो है यहाँ पे बहुत कम उसको इसके बेसिस पे अलॉट किया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इस कोटा के यहाँ पे जो आपको कमिटमेंट आपको दी है कि इतना पैसा आपको रखना ही है, उसका 25% आप जो देते हो वो यहाँ पे हार्ड करेंसी के फॉर्म में देते हो, या फिर आप एसडीआर्स की यूनिट जो है वो यहाँ पे जाके जमा कर दो। एसडीआर्स आप खरीदते हो, ठीक है। और एसडीआर जो है इसको हम इंटरनेशनली भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अब इंटरनेशनली किस तरीके से ट्रेड करोगे, ऐसे नहीं कि आपको यहाँ पे कुछ सामान खरीदना है तो आप जाके यहाँ पे एज अ करेंसी यूज़ करने लगे। मतलब कि यहाँ पे अगर चाइना जो है, ठीक है, चाइना के पास यहाँ पे रेनमिनबी है, ठीक है। अगर वो किसी कंट्री का यहाँ पे किसी कंट्री को यहाँ पे एसडीआर्स चाहिए, किसी कंट्री को यहाँ पे क्या चाहिए, एसडीआर्स चाहिए, तो क्या हुआ यहाँ पे अगर किसी कंट्री के पास एक्स्ट्रा एसडीआर्स हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे दूसरे को सप्लाई कर सकते हैं और हार्ड करेंसी बदले में ले सकते हैं। और ये एसडीआर कमिटमेंट जो है यहाँ पे ये कंट्री आईएमएफ में जाके यहाँ पे दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है इसका वो मेन मेन एजेंडा, ठीक है। 75% आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी में दे रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं इस कोटा को रिव्यू करेंगे हर 5 साल में। मतलब यहाँ पे एक बनाया गया है कि जनरल रिव्यू रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम यहाँ पे ऑनेस्टली ये लोग रिव्यू करेंगे, एक जनरल रिव्यू यहाँ पे करा जाएगा हर 5 साल में, ठीक है। कौन करेगा, ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखो हम सेकेंड बात करते हैं यहाँ पे वोटिंग राइट की। वोटिंग राइट की पहला हमने यहाँ पे बात कर लिया, किसका बात किया हमने, कोटा की बात कर ली। अब हम सेकंड एजेंडा पे आते हैं। यहाँ पे सेकंड इशू जो है यहाँ पे है वोटिंग राइट्स के लेके। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल रहता है। एक तो देखो यहाँ पे वोटिंग राइट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोटा पे ही डिपेंड करते हैं। एक तो हर कंट्री का ये 190 कंट्रीज जो हैं, ठीक है, इनका एक अपना बेसिक वोट रहेगा कि इतना वोट तो सबको अलाउड है, इतना तो आप यहाँ पे वोटिंग दे सकते हो। अच्छा, वोटिंग किस लिए ज़रूरत होती है?
वोटिंग ज़रूरत होती है यहाँ पे अगर आपको कोई भी नया कुछ यहाँ पे अग्रीमेंट या कुछ यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। तो आपको क्या होना होगा यहाँ पे, कौन डिसीजन लेगा, मैंने बताया कि सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है, बोर्ड ऑफ गवर्नर है। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर को यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना है किसी कंट्री को, मान लो कि कोई लोन देना है, तो वहाँ पे पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे लोन देना है। अब इनको यहाँ पे मिनिमम 85% वोट्स चाहिए होते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा टोटल वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं हर कंट्री को, और वो सारी कंट्रीज जो रहेंगी उसके अंदर से आपको 85% जो है यहाँ पे वोटिंग होनी चाहिए, तभी ये बोर्ड ऑफ गवर्नर किसी डिसीजन पे अराइव कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजिक यहाँ पे इश्यूज रहते हैं। देखो, एक तो यहाँ पे बेसिक वोट दे दिया सारी कंट्रीज को, 190 कंट्रीज को दे दिया। अब यहाँ पे कुछ आते हैं एडिशनल वोट, और यहीं पे आते हैं यहाँ पे पूरा गेम। ठीक है, एडिशनल वोटिंग पावर कहाँ रहेगी, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 लाख SDRs हैं, तो मुझे एक SDR जो है, एक मतलब 1 लाख SDRs अगर मेरे पास एक्स्ट्रा रहेंगे तो मुझे एक एडिशनल वोट जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। अब एडिशनल SDR किसके पास रहेंगे, जिसके पास बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी रहेगी। ठीक है, फॉरेन करेंसी में भी सबसे ज़्यादा वेटेज किसके पास है, 41% का हमने देखा था, किसका था, डॉलर का ही था। तो जिसके पास सबसे यूएस ज़्यादा डॉलर रहेगा, आपको नहीं लगता कि उसके पास SDRs भी सबसे ज़्यादा रहेंगे। इनडायरेक्टली सब चल रहा है ना। देखो, SDRs ज़्यादा होने चाहिए तो आपको एक वोट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, अब ये XDR में भी वेटेज किसका ज़्यादा है, यहाँ पे डॉलर का ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे डॉलर ओन ज़्यादा करेगा उसका यहाँ पे वेटेज जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वोटिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही बेसिस पे यहाँ पे वोटिंग पावर जो है सबसे ज़्यादा किसकी है, USA की है। और USA की अकेली यहाँ पे जो वोटिंग पावर है वो आप देखो 52.52% है। अब देखो यहाँ पे वोटिंग कितना चाहिए, कोई भी डिसीजन के लिए 85% चाहिए, मतलब USA के पास कितना वोटिंग है, मोर देन 15% है। ये 1% का यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है, कितना, SDR ज़्यादा होने से ये कितना बड़ा डिसीजन ला रहा है, इसमें कितना बड़ा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है इनटू द डिसीजन मेकिंग, सिर्फ ये एक्स्ट्रा 1% वोट होने से। ठीक है, तो बिना यहाँ पे 85% कंसेंसस चाहिए होगा, अगर यहाँ पे 85% लोग नहीं मान रहे हैं तो यहाँ पे डिसीजन नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे USA जो है, कौन यहाँ पे IMF में कौन डोमिनेट करेगा, USA डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 85 लाने के लिए आपको इसमें 16% अगर ये यहाँ पे रख के बैठ गया है, तो इसके पास जो एक्स्ट्रा 1.5% का यहाँ पे जो वोटिंग पावर है उसको यहाँ पे ये नेगोशिएट करेगा, है ना। समझ आया क्या यहाँ पे पूरा गेम है, पूरा ये जो मतलब किस तरीके से यहाँ पे डिसीजन मेकिंग यहाँ पे पूरी US के हाथ में रहती है। जब तक यहाँ पे 16% का ये 1% एक्स्ट्रा इसको नहीं दे देगा, 85% नहीं पहुँच पाएगा मिनिमम, तब तक यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जब हम शेयर्स की बात करते हैं, हाँ 1 मिनट, जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो कोई भी यहाँ पे जब कोई भी यहाँ पे जब कंपनी का यहाँ पे जब आप शेयर्स लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, शेयर्स की होल्डिंग जो रहती है यहाँ पे 75% होती है और यहाँ पे 25% होती है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे कंपनी में जब डिसीजन लेते हैं तो क्या होता है कि आपको एटलीस्ट मिनिमम जो है यहाँ पे क्या होता है, 75% लोगों की, शेयर होल्डर्स की सहमति चाहिए होती है। लेकिन क्या होता है, एक यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग होती है 26%, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक शेयर होल्डिंग। ठीक है, स्ट्रेटेजिक शेयर होल्डिंग मतलब अब यहाँ पे इस 26% शेयर जिसके पास है उसका ये जो 1% एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी, यहाँ पे 74% रह जाएगा। और आपको डिसीजन मेकिंग के लिए कितना चाहिए, 75% चाहिए। तो इसीलिए 26% जब तक राज़ी नहीं होगा तब तक आप 75 तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास है 74%। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका IMF में कोई डिसीजन लेना है तो वो आपका 85% का डिसीजन लेना होगा, लेकिन यहाँ पे 16.52% का आपका जो वोटिंग राइट है वो किसके पास है, USA के पास है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्ट्रेटेजिक होल्डिंग है।
मैम मतलब एक तरीके से वीटो वीटो जैसा मिल गया है उसको, वो हाँ, अगर वो इनडायरेक्ट वीटो, चाह लिया कि नहीं इनडायरेक्ट वीटो। अगर यहाँ पे यूएसए नहीं माना तो हाँ। यहाँ पे 85% ये कभी नहीं पहुँच सकते आईएमएफ में। ठीक है, तो कहीं भी लोन्स अगर देने होंगे तो ये आपका जो है यूएसए को मानना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप कहो कि पाकिस्तान को कभी लोन्स मिल रहे होंगे तो वहाँ पे यूएसए की सहमति ही होगी, तभी उस बेसिस पे ही मिल रहे होंगे। एनीवेज, फिर यहाँ पे क्या है, चाइना के पास यहाँ पे कितना वोटिंग शेयर है, यहाँ पे चाइना के पास 6% वोटिंग शेयर है। ठीक है, और आप सोचो इंडिया का कितना होगा। इंडिया के पास यहाँ पे वोटिंग शेयर है अराउंड 2.6%। ठीक है, तो हमारी डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पे 2.6% के आसपास है। ठीक है, 6% चाइना की है और बाकी सबके भी देख लेना, लेकिन मेरा मेन मकसद था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा 16.2% जो है यहाँ पे यूएसए की है। ठीक है, ये समझ आ गया सबको। तो यस कोटा मैम। अलग होता है, वोटिंग राइट्स अलग होते हैं। इसमें 3 टाइप के वेटेज आ रहे हैं। एक तो देखो कोटा अलग हो रहा है, वो आपका 25 और 75 में डिवाइड हो रहा है। फिर ये 25 आपका एसडीआर में डिवाइड हो रहा है और एसडीआर में आपका क्या हो रहा है, एसडीआर में आपकी 5 करेंसी आ रही है जिनके वेटेज अलग हैं, 5 उसमें डिवाइडेड है, 5 करेंसीज में डिवाइडेड है। ठीक है, अब इस कोटा के बेसिस पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे वोटिंग शेयर जो हैं आपके मिल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा एसडीआर होंगे उसके पास ज़्यादा वोटिंग की पावर रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, अब चलो थर्ड पिलर हम इसमें पढ़ते हैं, एक्सेस टू फाइनेंस। उसके अंदर हम पढ़ेंगे इस एसडीआर की पावर। मैम हम्म, ये अगर ये परसेंटेज बढ़ा सकते हैं क्या, ये जो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। 2.6% है वो हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो वो जो हम्म, 5 साल में जो बैठता है कोटा का वो डिसाइड करने के लिए, तो वो उसी में बढ़ाते हैं वो लोग। हाँ, उसमें आप पहले अपना कोटा बढ़ाओ, फिर आपके वोटिंग राइट्स भी बढ़ जाएंगे। कोटा बढ़ाने के लिए तो बड़ी मैं मुश्किल से ये लोग मानते हैं। ठीक है, 1-1% करके ये लोग कोटा बढ़ाते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक्सेस में कंट्रीज हैं, ठीक है, एक्सेस जिनके पास है, जो आपका एस डी आर में जो एक्सेस है, जैसे कि 41% का यहाँ पे डॉलर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्सेस पोर्शन है, मान लो ये पहले और भी ज़्यादा होता होगा, तो इसका कुछ परसेंट जो है यहाँ पे रेनमिनबी में डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका फिर पूरा कोटा आपका इसकी वजह से चेंज हो जाएगा। अब इनकी करेंसी बढ़ जाएगी तो ये ज़्यादा इनका कोटा बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे कोटा अपना बढ़ाने की कोशिश करती हैं कि कोटा जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका वोटिंग राइट्स जो हैं वो यहाँ आपके मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने बात करी रिजर्व ट्रांच, ठीक है, जो कि कितना है 25% ऑफ द कमिटमेंट्स, है ना। जितना आपका रिजर्व ट्रांच रहेगा उतना आप लोन ले सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इंडिया ने जितना रिजर्व ट्रांस रखा है, ये आपका क्या है, फॉरेन करेंसी, मतलब आपका ये फॉरेक्स रिजर्व में आता है, एक तरीके का फॉरेक्स रिजर्व जो आप बाहर जाके रख देते हो, उतना ही आप लोन जो है यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, उसके एडिशनल आपको जब यहाँ पे आईएमएफ से लोन लेना होगा उसके ऊपर लगेंगी क्या, कंडीशनैलिटी, मतलब क्या लगेगा, कंडीशंस लगेंगी उसके ऊपर। ठीक है, ओके, समझ आ गया ये। तो यहाँ पे कोई भी कंट्री जो होगी वो कोटा को बढ़ाने की कोशिश करेगी, और ये कोटा जो है ये लोग नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि कोटा भी बढ़ाने के लिए आपको वोटिंग राइट जो है मेजर किसके पास है, यहाँ पे यूएस के बाद है, तो यूएस को पहले मनाओ फिर मैम कोटा बढ़वाओ। तो मैम अगर अभी चाइना का अगर यूएसए के तो बराबर ही है वो लगभग, तो हाँ फिर हाँ उसका हाँ, तो वोटिंग वो राइट यहाँ भी पे ड्रॉबैक है, वो उसका ड्रॉबैक है आईएमएफ का, कि यहाँ पे ये हाँ 1944 की इकोनॉमीज को, जैसे कि वहाँ पे उरुग्वे राउंड पे के बेसिस पे चल रहा था, लेकिन उरुग्वे राउंड को यहाँ पे 30 साल हो गए हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ गए हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अब तो यहाँ पे 1944 की बात हो रही है, उस टाइम यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ और आपका यूएसए, ये आपकी मेजर इकोनॉमीज़ थी। ठीक है, अब ये इकोनॉमीज़ जो हैं इतनी मेजर नहीं रही है, यूरोपियन यूनियन जो जर्मनी है, फ्रांस है, ये यहाँ पे इनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं रही है, यूके की भी इतनी नहीं रही है, लेकिन इनका कोटा बहुत है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का कोटा बहुत है, और उस हिसाब से जो है यहाँ पे चाइना और इंडिया का कोटा नहीं है। चाइना का आप मानो ना 18 ट्रिलियन अब इसका पूरा यहाँ पे जीडीपी है, अगर आप इसी का 50% का वेटेज लेना है तो आप यहाँ पे इसका कोटा आराम से इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन क्या होता है, ये कोटा नहीं इंक्रीज करते हैं कि चाइना फिर यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा, इसीलिए जो यहाँ पे वोटिंग राइट जो इसका है
मतलब कोई भी डिसीजन पहुंचने के लिए यहाँ पे वोटिंग आपको करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे यूएस ऑब्वियसली नहीं होने देगा इसको। जैसे कि चाइना नहीं बनने देता है इंडिया को कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में, एनएसजी वगैरह में मेंबर। तो ठीक है, मिसयूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चाइना को ये लोग नहीं कर रहे हैं। और बात ये है कि चाइना को आप करो कि नहीं करो, इंडिया का भी यहाँ पे बहुत धीरे धीरे यहाँ पे शेयर बढ़ रहा है कोटा में। ठीक है, चलो। तो मैम अगर इंडिया को बढ़ाने का है तो फिर किसी ना किसी को तो छोड़ना पड़ेगा ना अपना वोटिंग राइट, हाँ, तो कम करना पड़ेगा ना। यहाँ पे ये जो मेजर कंट्रीज हैं, जो आपकी यूएसए हैं और जो आपकी ईयू है, ठीक है, इनका यहाँ पे जो यहाँ पे एक्सेस में होल्डिंग करे हुए हैं ना, इनका यहाँ पे कोटा माइनस करके जो यहाँ पे आपकी जो कम यहाँ पे डेफिसिट में होल्ड कर रही हैं चाइना और इंडिया, इनको यहाँ पे ट्रांसफ़र करा जाएगा। ये जनरल बातें होती हैं पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा इनसे लेके यहाँ पे इनका कम करके, जैसे अब यूएस का जितना भी होगा उसमें से माइनस कर देंगे ये लोग और यहाँ पे ले आएंगे कोटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैम मैम जो कोटा में है ना, जैसे कि जीडीपी का 50%, वो सब कैलकुलेट करने के बाद एंड में जो वैल्यू निकलती है वो किस में होती है? डोमेस्टिक करेंसी में होती है कि हार्ड करेंसी में होती है? वो एक अमाउंट रहता होगा, वो यहाँ पे जैसे डॉलर में रहता होगा, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस में होता है, लेकिन वो जितना भी डॉलर में मेरे ख्याल से होता होगा, उसका 25% आप एसडीआर के फॉर्म में दे दो और उसका 75% इंडियन उसमें दे दो। ठीक है, जितना भी कुछ अमाउंट आता होगा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस में वो आ रहा है। ठीक है, अगर वो किसी में भी आ रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लो, एसडीआर में कन्वर्ट कर लो या फिर उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो वो जितने भी यूनिट्स आते होंगे वो डायनेमिक वैल्यू है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना याद रखो कि कंट्री का एक कोटा होगा। हाँ, लेकिन मैम अगर इंडियन करेंसी में आती है तब तो वो ज्यादा ही हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे मैंने बताया ना कि $10,000 आपको यहाँ पे, मान लो कि आपको आईएमएफ का कोटा जो है वो यहाँ पे पे करना है, तो यहाँ पे 2500 आप किस में दे दो, यहाँ पे एसडीआर के फॉर्म में दे दो। ठीक है, और $7,500 जो है इसको आप इंडियन रुपी में दे दो, तो इसको यहाँ पे कन्वर्ट करो यहाँ पे। ठीक है, इंडियन रुपी में इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना आप इंडियन रुपी में पे कर दो, बस हो गया। इसको कन्वर्ट किया ना फाइनली। जी मैम साहब। ठीक है, तो मैम तो हाँ तो ये जो कोटा है जैसे 16% 2%, तो इतना ही वो लोग एसडीआर आईएमएफ में जमा भी तो किए होंगे ना उसी परसेंटेज के हिसाब से। मतलब अगर 2% कोटा है तो उतना पैसा तो दिए होंगे ना आईएमएफ को कि ये लो रखो। हाँ, यहाँ पे जो भी यहाँ पे एसडीआर में देखो, एसडीआर यहाँ पे किसके पास ज़्यादा होंगे, यूएस के पास ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि उनका यहाँ पे करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी उनकी एसडीआर में डोमिनेट कर रही है। तो उनकी मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझी नहीं। आपको मैम एसडीआर जो वो यूनिट जो लोग के है ये पास खरीद सकते हो आप। ठीक है, मैम जो आईएमएफ के पास पैसा है जो पूरा कलेक्ट करके रखते हुए वो लोग, हम्म तो वो पैसा तो कंट्री से ही लिए होंगे ना जो मेंबर्स है, तो मेंबर्स भी तो जिसका वोटिंग राइट जितना है उतना ही पैसा भी तो दिए होंगे आईएमएफ को। उतना ही मतलब पैसा दे अगर सकते हैं। 25% पैसा अगर वही देना है ना एसडीआर के फॉर्म में, इंटरनेशनल करेंसी के फॉर्म में। नहीं मैम वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम्म मतलब अगर टोटल आईएमएफ के पास जो फंड बना हुआ है जो हम्म अपन इंडिया दे रही है यूएस दे रही है, हम्म तो उसमें वो जो टोटल फंड है उसमें से 16% कंट्रीब्यूशन तो यूएस का होगा ना, क्योंकि वोटिंग राइट अगर उसका है तो वो कि सब लोग उसका इक्वली। वोटिंग राइट है सत्यम, वो उसका वोटिंग राइट है। ठीक है, उसका कोटा अलग होगा। कोटा वो क्या जैसे होगा, कि वो मैम नंबर्स में होगा, नंबर्स में होगा, कोई वहाँ पे वैल्यू होगी। ठीक है, ये मैं अभी यहाँ पे वोटिंग राइट मतलब कि डिसीजन मेकिंग की बात कर रही थी। कोई भी डिसीजन पहुँचना होगा तो वहाँ पे 85% आपको चाहिए होगा, उसमें से भी 16% जो है यूएस के पास है। ठीक है, तो ये वोटिंग राइट है ये, हाँ प्रोपोर्शनल रहेगा, ये प्रोपोर्शनल रहेगा उसके कोटा के। मतलब कोटा ज़्यादा तो आपके पास एसडीआर भी ज़्यादा होंगे, और एसडीआर ज़्यादा होंगे तो एसडीआर ज़्यादा होने की वजह से मैंने बताया ना कि 1 लाख एसडीआर आपके पास होंगे तो 1% वोटिंग राइट जो है आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे कि मैम कंपनी में जो शेयर होल्डर रहते हैं जो जितना ज्यादा कैपिटल करता है उसको उतना मतलब 51% उसके पास हाँ रहता है हाँ स्टेक। हाँ हाँ, तो फिर वैसे ही इसमें भी होगा ना इसमें कि भी अगर होगा, 2%। लेकिन इसमें यहाँ पे रिफॉर्म्स नहीं हो पाते ना। यहाँ पे जो शुरू में यहाँ पे यूएसए ने होल्ड कर रखा है वोटिंग राइट, अगर उसने शुरू में ही यहाँ पे कब्जा कर लिया है 16.52%, तो क्या फर्दर डिसीजन यहाँ पे वो अपने पावर को दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना। तो आईएमएफ रिफॉर्म्स इज अ प्रॉब्लम। आईएमएफ में तभी यहाँ पे रिफॉर्म्स की डिमांड होती है। ठीक है, कोटा की डिमांड, स्पेशली कोटा रिवीजन की डिमांड होती है। ठीक है,
जिसका कोटा ज़्यादा होगा उसके पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स रहेंगे और उसको ज़्यादा यहाँ पे लोन मिल पाएगा। ठीक है, चलो अभी वो मैं समराइज़ कर दूंगी, कंफ्यूज मत हो आप लोग, मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन होती है। अभी फटाफट हम ज़रा एक्सेस यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे है एक्सेस टू फाइनेंस। ठीक है, एक्सेस टू फाइनेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे कंट्री किस तरीके से लोन ले रही है। अब देखो यहाँ पे आईएमएफ के जो लोन्स रहते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी इजी नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी बीओपी क्राइसिस हुई और आप फटाक से जाके पहुँच गए आईएमएफ में कि हमें दे दो पैसा जो हमने आपको फॉरेन एक्सचेंज में दिया था या फॉरेन करेंसी में दिया था। चलो वो तो आप फिर भी विड्रॉ कर सकते हो इन केस अगर आपका फॉरेन करेंसी बहुत कम आपने दिया हो, आपका यहाँ पे जो आपका गोल्ड ट्रांस था या फिर रिजर्व ट्रांस था वो तो आपको कंडीशन लेस मिल जाएगा, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको पैसा चाहिए तो उसमें तो कंडीशंस लगाएगा यहाँ पे जो आईएमएफ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट का पैसा रिजर्व ट्रांच वाला जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे, ये क्या करेंगे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे कंट्री की यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। ये स्टडी करते हैं कि वहाँ पे उसके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या रहते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे आईएमएफ से लोन लेने के जाते हैं तो ये तुरंत पैसा नहीं देते हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पे स्टडी कंडक्ट करते हैं। स्टडी कंडक्ट करने के बाद ये यहाँ पे पूरा उसका रिपोर्ट लेके आते हैं। रिपोर्ट में ये लोग कहते हैं कि आपकी कंट्री में ये इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं इसमें कमी है, पहले आप क्या करो इसके अंदर रिफॉर्म करो। ठीक है, तो रिफॉर्म में बोलेंगे कि क्या करो, आप यहाँ पे अपनी बैंक में रिफॉर्म करो, आप अपनी इंडस्ट्रीज़ में रिफॉर्म करो, आप अपनी फैक्ट्रीज़ कोई भी इंडस्ट्री पॉलिसी में यहाँ पे रिफॉर्म करो। ठीक है, करेंसी आप जो अपनी इकोनॉमी जो है उसको यहाँ पे खोलो। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट को मार्केट उस पर करो। तो ऐसे करके ये यहाँ पे डिमांड करते हैं जो भी उस कंट्री की यहाँ पे कमी रहेगी। ठीक है, कई बार ये पॉजिटिव यहाँ पे सिद्ध होता है, कई बार ये नेगेटिव सिद्ध होता है। ठीक है, जैसे कंट्री में अब क्या हुआ, जब हमारे यहाँ पे क्या होता है 90s में, आपकी 1990s में आपका क्या होता है, इंडिया के पास बिल्कुल फॉरेन करेंसी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा इम्पोर्ट कवर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इम्पोर्ट कवर क्या होता है, इम्पोर्ट कवर वो होता है कि आप यहाँ पे हर महीने कुछ ना कुछ इम्पोर्ट करते हो। हम यहाँ पे क्या इम्पोर्ट करते हैं, ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर इन केस यहाँ पे हमारा जो फॉरेन करेंसी है, जो हमारा फॉरेन विदेशी मुद्रा है, हम हमेशा पेमेंट ऑयल सऊदी से खरीद रहे हैं तो उसको पेमेंट किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे। ठीक है, अब ये डॉलर अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगा, मतलब आपके पास डॉलर ख़त्म हो गया है बाहर से सामान खरीदने के लिए। अब यहाँ पे इम्पोर्ट कवर क्या होता है, इम्पोर्ट कवर का मतलब होता है कि अगर आपका यहाँ पे डॉलर आपका मतलब आप यहाँ पे इनफ्लो नहीं हो रहा है डॉलर का, डॉलर आपका बाहर से नहीं आ रहा है, तो आपके पास कितना रिजर्व है जो आपका ये पूरे ट्रेड को यहाँ पे कवर कर लेगा। मतलब कि रिजर्व में आपने कितना पैसा रखा हुआ है जो यहाँ पे पूरे इंपोर्ट को कवर कर लेगा। जैसे कि हम ऐसे बात करते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस होती है तो हमारा इंपोर्ट कवर जो है वो यहाँ पे कितना दिन होगा, 30 दिन का हमारे पास इंपोर्ट कवरेज रहेगा। मतलब 30 दिन तक हमारा क्राइसिस के टाइम पे हमारे पास डॉलर बिल्कुल भी ना हो, इतना डॉलर हमारे पास सफिशिएंट है कि 30 दिन का हमारा इंपोर्ट कवर जो है वो होगा। ठीक है, इंपोर्ट कवर उसको कहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया में यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है, फिर यहाँ पे आपको पता है क्या आता है, एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आपका एलपीजी रिफॉर्म्स जो है आईएमएफ, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे यहाँ हो गया है हमें ख़रीदना है ऑयल और हमारे पास बिल्कुल विदेशी मुद्रा नहीं है। अब हम किसके पास गए, हम आईएमएफ के पास गए। आईएमएफ ने बोला कि आप अपनी पहली तो इकोनॉमी को खोलो, हमारी पहले क्या होती थी, क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी, इसके अंदर तुम लाओ रिफॉर्म्स, इसको यहाँ पे मार्केट प्राइसेस पे अपनी एक्सचेंज रेट को खोलो, यहाँ पे फ्री फ्लो हो। ठीक है, फिर आपका क्या करो, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, प्राइवेटाइज करो और ग्लोबलाइज करो, ट्रेड पूरी खोलो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईएमएफ बोलती है वैसा वैसा यहाँ पे ये रिफॉर्म्स करे जाते हैं, मजबूरी में करे जाते हैं। ठीक है, और 91 में रिफॉर्म्स आते हैं, फिर यहाँ पे इंडिया को ये काफ़ी फ़ायदा होता है इससे एलपीजी रिफॉर्म्स में, और फिर इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आता है और उसी के साथ यहाँ पे फॉरेन करेंसी जो है वो यहाँ पे आती है।
ठीक है। और फिर वहीं आपका 95 में क्या हो रहा है, 95 में WTO आ रहा है, वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो यहाँ पे गवर्न कर रहा है हर चीज़ को। ठीक है, ये आपको समझ आया अब ये क्या है, ठीक है, समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है। यस मैम। एक चीज़ और, एक 2 मिनट की बची है इसमें, वो मैं बताती हूँ एक चीज़ इसमें क्या बची है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब भी यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो यहाँ पे IMF क्या करता है, यहाँ पे पहले तो ये एक यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्री को स्टेबलाइज करने की यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि अब ये पहले बोलेंगे LPG रिफॉर्म्स लेके आओ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग प्रोग्राम ऑफ IMF। ये LPG रिफॉर्म में यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब यहाँ पे पहले कंट्री को क्या रहेगा, यहाँ पे स्टेबलाइज करना इसका इंटेंशन रहेगा। दूसरा क्या करेगा, अब जब यहाँ पे कंट्री स्टेबलाइज हो गई है फिर ये क्या करेंगे, सॉरी LPG रिफॉर्म्स इसका एग्जाम्पल नहीं रहेगा, ये जो रहेगा पहले इसको पैसा देंगे, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे जैसे इमीडिएट हमारे पास ऑयल खरीदने की कमी हो रही होगी तो पहले इसको इंपोर्ट कवर प्रोवाइड कर देंगे कुछ टाइम का, ठीक है। इंपोर्ट कवर जब यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देंगे, ये किसके अंडर प्रोवाइड करेंगे, स्टेबलाइजिंग प्रोग्राम ऑफ IMF। दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी चीज़ यहाँ पे करेंगे, ये अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएंगे इकोनॉमी, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि अब यहाँ पे इंडिया में क्या बोलेंगे, LPG रिफॉर्म्स करने के लिए, मतलब अब आपके जो भी यहाँ पे IMF ने यहाँ पे रिपोर्ट जो निकाली होगी उसके हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी आपको यहाँ पे ये जो लोन है ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लोन है, ये लोन भी जो आपका आता है 2 प्रकार से आता है। एक तो यहाँ पे स्टैंड अप फैसिलिटी होती है, खैर ये जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक एक आपका स्टेबलाइजिंग प्रोग्राम के अंडर इमीडिएट ये जो ऑयल खरीदने के लिए पैसा देंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से 18 महीने के अंडर आपको चुकाना पड़ेगा। फिर अगर आप यहाँ पे आपको और कमी पड़ती है, ठीक है, पैसे की, तो यहाँ पे लोन, एक्सटेंडेड लोन प्रोवाइड करा जाता है IMF के द्वारा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से 4 साल में चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए काफ़ी सारी आपकी कंडीशंस भी रहेंगी। फिर गरीब कंट्रीज़ जो रहती हैं उसके अंदर एक और यहाँ पे एक ये लोग देते हैं, पावर्टी रिडक्शन के लिए एक लोन देते हैं, ठीक है, कि इनको फर्दर जो है, मतलब वो सिर्फ जो बहुत लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें दिया जाएगा। वैसे कंट्रीज़ में ये वाला जो रहेगा एक्सटेंडेड लोन लिया जाएगा और स्टैंड अप फैसिलिटी की एक अपने पैर पे खड़े हो पाएँ, वो आपको लोन जो है यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो एक देखो अब यहाँ पे इसकी बायसनेस देखते हैं। बायसनेस में क्या होता है कि यहाँ पे एक तो ये क्या काम कर रहे हैं कि देखो, एक तो ये कोटा रिफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे US का ज़्यादा बायस, यहाँ पे डोमिनेंस जो है यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ का ज़्यादा देखा जाता है, US का ज़्यादा देखा जाता है, यूरोपियन यूनियन का ज़्यादा देखा जाता है। ये अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं यहाँ पे जो आपकी एशियन कंट्रीज़ हैं या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो कोटा रिफॉर्म्स की यहाँ पे डिमांड होती है। दूसरा क्या होता है कि जब यहाँ पे IMF को लोन देना होता है, किसको, जब यूरोपियन यूनियन के किसी मेंबर को यहाँ पे लोन देना होता है, तो ये लोग थोड़े से यहाँ पे इजी तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने लोन दिया है। जब यहाँ पे क्या हुआ था, ग्रीस को इन्होंने फॉर एग्जांपल क्या किया, ग्रीस को इन्होंने काफ़ी आसानी से लोन दिया। अब ग्रीस जो है इसका यहाँ पे जो है इनका इकोनॉमिक बैलेंस शीट जो है ये सही नहीं है, ग्रीस और इटली का, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में। इसको इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सही से इन्होंने इतनी मतलब हार्ड कंडीशंस नहीं रखी, इसको आराम से लोन दे देता है। वही अगर इनको इंडिया को देना होता है तो ये क्या करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड कंडीशंस रखते हैं, और किसी कंट्री के अलावा कंट्री के लिए बहुत हार्श कंडीशंस लगते हैं, तो यहाँ पे एक बायसनेस देखी जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडीशनैलिटीज़ मैंने आपको बताई, ये कंडीशनैलिटीज़ जो हैं इनका यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, ग्रीस पैकेज जो दिया था वो यहाँ पे इजीली यहाँ पे प्रोवाइड करा गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका इशू था, और IMF सब ख़त्म हो गया है। इसमें कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, ये अब जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये है कि ये मतलब कितना एक्सटेंड करता है, मतलब एक्सटेंड क्या करता है, इन लोगों ने क्या किया कि जब आपको एक्सटेंड करना होता है कि अभी हमने बात की थी ना, एक तो स्टैंड अप फैसिलिटी के बीच में बात की थी और एक हमने बात की थी एक्सटेंडेड लोन। तो ये एक्सटेंड कितना करता है,
आपने स्टैंड अप फैसिलिटी के अंडर आपने मान लो कि आपने 100 मिलियन का लोन ले रखा है, तो ठीक है 100 मिलियन का ये क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल मतलब कि 200 मिलियन कर देंगे एक्सटेंशन में, ठीक है। और उसके बाद भी आपको यहाँ पे ये जो होगा, ये आपको पहले साल तक का 1 ईयर के लिए मिल सकता है। दूसरा आप अगर 4-5 साल के लिए और देना है तो यहाँ पे 600 मतलब 600 कह रही हूँ, 6 टाइम्स तक ये लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यही जो पूरा यहाँ पे 6 टाइम्स तक बढ़ाया था और मतलब डबल जो किया था, ये यहाँ पे ग्रीस पैकेज में दिया गया था, ठीक है, कि ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने आउट ऑफ द वे जाके ग्रीस की मदद की थी, ठीक है। तो IMF आपका ये ख़त्म हो गया है, और इसमें से अब कुछ डाउट पूछनी है तो पूछ लो, ठीक है। फिर